दोस्तों ये स्टोरी का 73 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। गरिमा ना चाहते हुए भी कटघरे में जाकर खड़ी हो गई। विपक्षी वकील ने गरिमा को देखकर कहा, क्या आपके सामने युग ने खाने में जहर मिलाया था? गरिमा ने सामने युग को देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। विपक्षी वकील ने एक बार फिर कहा, बताइए, किसी से डरिए मत, क्या आपके सामने युग ने खाने में जहर मिलाया था? और तभी शौर्य बोला, ऑब्जेक्टेड। शौर्य की बात सुनकर डिफेंस लॉयर बोला, मिस्टर शौर्य राजपूत, आप मेरे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, मुझे जो पूछना है पूछने दीजिए। शौर्य बोला, जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त युग गरिमा के साथ पार्टी में था। और तभी डिफेंस लॉयर बोला, युग गरिमा के साथ पार्टी में 11 बजे के बाद शामिल हुआ है, जबकि उनकी मौत 9 साढ़े 9 के आसपास हो गई थी। अब शौर्य कुछ नहीं बोला। डिफेंस लॉयर ने गरिमा की तरफ देखा तो गरिमा की आंखों में पानी आ गया। उसे वो वक्त याद आ गया जब वो खाना बना रही थी और युग ने उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी। डिफेंस लॉयर ने गरिमा को देखकर कहा, हाँ तो मिस गरिमा ओबराय, बताइए क्या हुआ था उस रात? क्या आपने अपनी आंखों से युग को जहर मिलाते हुए देखा था? गरिमा ने एक नजर युग की तरफ देखा जो मुस्कुराता हुआ गरिमा को ही देख रहा था और उसकी वो मुस्कुराहट गरिमा के दिल को चीर रही थी। गरिमा ने धीरे से कहा, युग ने जहर नहीं मिलाया था। यह सुनकर त्रिमूर्ति के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि गरिमा नहीं चाहती कि युग को सजा मिले। डिफेंस लॉयर चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हैं आप? आपने खुद ही युग की शिकायत की है, आपके माँ बाप ने युग के खिलाफ कंप्लेन की है, आप युग के साथ अरेस्ट हुई हैं और अब आप कह रही हैं कि युग ने खाने में जहर नहीं मिलाया। अगर युग ने खाने में जहर नहीं मिलाया तो किसने मिलाया है? गरिमा, उसका मन कर रहा था कि वो फूट फूट कर रो दे, बिना बात वो किस प्रॉब्लम में फंस गई थी। फिर उसने अपने इमोशंस को स्ट्रक्टली हैंडल किया और वकील को देखकर बोली, उनके खाने में जहर मैंने मिलाया था। और यह सुनकर त्रिमूर्ति के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वहीं युग, उसके चेहरे के भाव भी बदल गए थे। वो ये तो जानता था कि गरिमा उसके खिलाफ गवाही नहीं देगी, लेकिन इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। शौर्य ने गरिमा की तरफ हैरानी से देखा और बोला, झूठ मत बोलो गरिमा, जो सच है वही बताओ। इतना तो शौर्य भी जानता था कि जहर गरिमा ने नहीं मिलाया, लेकिन गरिमा ना तो अपने माँ बाप को फंसा सकती थी और अब तो वो युग को भी इस हालत में देख नहीं सकती थी। गरिमा ने कहा, मैं सच कह रही हूँ अंकल। शौर्य ने गरिमा की तरफ देखा और बोला, गरिमा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस झूठ का परिणाम क्या होगा? इससे आगे शौर्य कुछ कहता उससे पहले ही जज साहब ने 2 बार हथौड़ा टेबल पर मारा और बोला, मिस्टर शौर्य, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। इतना कहकर जज साहब ने गरिमा की तरफ देखा तो गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और भरे गले से बोली, युग ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है मैंने किया है। वो लोग मेरे मामा मामी लगते थे, मुझे बहुत परेशान करते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, इसलिए मैंने उनके खाने में जहर दे दिया। इसमें युग का कोई हाथ नहीं, वो बेगुनाह है। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। इतना कहकर गरिमा ने एक नजर युग की तरफ देखी तो युग, उसके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। फिर उसने जज साहब की तरफ देखकर कहा, झूठ बोल रही है जज साहब, ना तो मैंने इस खाने में जहर मिलाया है और ना ही इस लड़की ने, ये गेम कोई और ही खेल रहा है और फंस मैं गया। गरिमा बोली, तुम नहीं फंसे। फिर उसने जज साहब की तरफ देखकर कहा, खाने में जहर मैंने मिलाया था, युग को इस केस से बाइज्जत बरी कीजिए। कहते हुए गरिमा की आंखों से आंसू लुढ़क चुके थे। जज एक तरफ गरिमा को देखता और एक तरफ युग को। फिर बोला, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? गरिमा तो कुछ नहीं बोली। युग ने कहा, मेरी होने वाली पत्नी है। जज साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने हथौड़ा टेबल पर मारा और बोला, इस केस को ठीक से हैंडल किया जाए, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, तब तक कोर्ट यहीं डिसमिस होती है। इतना कहकर जज साहब वहां से उठे और उनकी रिस्पेक्ट में सब उठ गए। जज साहब जाने के बाद युग जल्दी से कटघरे से उतरा और गरिमा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ कटघरे के ऊपर रखा और गरिमा को बहुत प्यार से देखने लगा। वहीं गरिमा युग से नजरें चुरा रही थी। युग ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है होने वाली बीबी, इतना प्यार, इस बार क्या प्यार से मारने का इरादा है? उफ, तुम तो मुझे घायल करके मानोगी। गरिमा ने एक नजर युग की आंखों में देखा, फिर अपने आंसू साफ किए और कटघरे से उतरकर बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप बाहर जाने लगी। वहीं युग कहीं ना कहीं प्राउड फील कर रहा था कि गरिमा ने उसे बचाने के लिए इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। और तभी उसकी नजर राजवीर पर गई। राजवीर गुस्से में युग को देख रहा था, जिसका साफ मतलब था कि उसे घर छोड़कर आओ, वो अकेली नहीं जाएगी। युग ने अपने पापा के गुस्से को समझते हुए 100 की स्पीड पकड़ ली और भागता हुआ गरिमा के पीछे चला गया। उसके जाते ही शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, कुछ भी कहो, बहू हमारी अच्छी है ना? दिव्यांश ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और तभी शौर्य भी उनके पास आया और बोला, हाँ होगी, क्यों नहीं, आखिर है भी तो राजवीर के एक्स की बेटी।
राजवीर उसने जमीन की तरफ देखकर कहा, मेरा मन कर रहा है यहाँ गड्ढा खोदकर मैं दफन हो जाऊं। भाई, मुझे रूही वैसे ही नहीं जीने देती। बची खुची कसर मेरे बेटे ने पूरी कर दी। अब तुम लोग तो मुझे बख्श दो। इतना कहकर राजवीर बाहर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ गरिमा कैब में बैठने ही वाली थी कि युग ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कैब का गेट बंद कर दिया और फिर ड्राइवर को देखकर बोला, तुम जाओ। गरिमा ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, जाने दो मुझे। युग बोला, ऐसे कैसे जाने दूं? मेरी लाइफ में आने से पहले मुझसे पूछा था? नहीं ना, लेकिन अगर मेरी लाइफ से जाओगी तो मुझसे पूछ कर जाओगी। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना तुम्हारे ससुर जी मुझे आंखों आंखों में ही खा जाएंगे। इतना कहकर उसने गरिमा को खींचता हुआ अपनी गाड़ी के पास लाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बैठा दिया। थोड़ी ही देर में युग ड्राइव कर रहा था। गरिमा चुपचाप उदास बैठी हुई विंडो से बाहर देख रही थी। तभी युग बोला, कल सगाई है हमारी। गरिमा को खास फर्क नहीं पड़ा। युग ने फिर कहा, तुमने सुना मैंने क्या कहा? गरिमा बोली, हाँ सुन लिया, मैं मना नहीं कर रही। क्या सगाई नहीं करोगे? युग ने हंसकर कहा, बड़ी जल्दी समझ गई। चलो अच्छी बात है, समझ जाओ, तुम्हारे लिए समझना ही बेहतर है। थोड़ी ही देर में युग ने गाड़ी ओबराय हाउस के बाहर रोकी। गरिमा गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर चली गई और युग वहां से चला गया। गरिमा जैसे ही अपने घर के अंदर आई, उसके सामने युग और अजय दोनों ही खड़े हुए थे और दोनों ही बहुत गुस्से में थे। एक सेकंड के लिए तो गरिमा डर गई, लेकिन अगले ही पल अजय ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, तुमने आज तो किया, शायद वो ठीक ही किया था। यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अगर युग के साथ अपनी जिंदगी बितानी है तो तुम उसके लिए आजाद हो। कल तुम्हारी युग से सगाई है और हम सब रघुवंशी मेंशन चल रहे हैं। अब जाओ आराम कर लो। गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कितने दिनों बाद अजय ने उससे प्यार से बात की थी, लेकिन गरिमा नहीं जानती थी कि ये कोई प्यार नहीं बल्कि अजय अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा है। गरिमा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही नित्या गुस्से में बोली, इस लड़की को पालने का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। अजय बोला, देखो इस पर गुस्सा निकालने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी अगर ये अपने बयान से नहीं पलटती तो भी रघुवंशी ब्रदर्स अपने बच्चे को बचा लेते। तो बेहतर होगा कि हमें इस केस से किनारा कर लेना चाहिए और अब अपने दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। नित्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। रघुवंशी मेंशन पूरी तरह से सजा हुआ था। आज युग और गरिमा की सगाई थी और अगले आने वाले हफ्ते में उन दोनों की शादी। युग तो कमरे में तैयार हो रहा था। उसने ग्रे कलर का सूट पहना था और इसमें दो राय नहीं थी कि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। और तभी उसके कमरे में किसी के आने की आहट हुई। युग ने पलट कर देखा तो रूही खड़ी थी। रूही को देखकर युग 2-4 कदम आगे बढ़ा और उसने रूही को गले लगाकर कहा, माँ आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एक बार फिर पापा का दिल जीत लेंगी। और तभी पीछे से राजवीर आता हुआ बोला, मेरा दिल ये आज से 25 साल पहले जीत चुकी है। तू अपनी गरिमा से कह कि वो मेरी रूही का दिल जीत ले। युग बोला, हाँ हाँ पापा, आपने देखा ना कोर्ट में कैसे उसने इल्जाम अपने सर पर ले लिया। देखना वो हमारे घर में आकर घुल मिल जाएगी। रूही बोली, युग बच्चे एक बात बताऊं, शादी मजाक नहीं। मैंने और तेरे पापा ने जब शादी की थी ना तो खुशी से नहीं की थी, चाचू के प्रेशर में की थी। उसके बावजूद भी राजवीर ने इस रिश्ते को दिल से निभाया और मैं हमेशा राजवीर से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही। लेकिन फिर धीरे धीरे राजवीर की अच्छाइयों से प्यार हो गया और फिर इतना प्यार हो गया कि मैं राजवीर का नाम भी किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो युग, मैं उम्मीद करती हूँ कि गरिमा को इस घर में लेकर आओगे तो उसे पत्नी का दर्जा दोगे, इस शादी को मजाक नहीं बनाओगे। युग ने हैरानी से अपनी माँ को देखा और बोला, आप ये बात बोल रही हैं? रूही बोली, मैं चाहे गरिमा को पसंद करूं या ना करूं ये अलग बात है, सास बहू का अलग मैटर है, बात तुम्हारी है। क्योंकि गरिमा यहाँ तुम्हारे लिए आएगी, तुमसे उम्मीद लगाएगी और अगर तुम उसकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो इस शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। युग बोला, माँ प्लीज ऐसी बातें मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूही बोली, तुम्हें कैसे समझाऊं, शादी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, टूट गया तो टूट गया। तुमने देखा ना अभिमान और आराध्या के बीच क्या हुआ था। अगर सिवाय भैया नहीं होते तो उन दोनों की शादी टूट जाती। युग बोला, माँ मैं ध्यान रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। राजवीर ने एक नजर युग को देखा और फिर उसके गाल पर हाथ लगाकर कहा, आज मेरा युगवीर किसी और का हो जाएगा। युग अब थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसने अपने पापा को गले लगाकर कहा, ऐसा मत कहिए पापा, मैं आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूंगा, किसी और का क्यों होने लगा। अगर होऊंगा तो उसे भी लेकर आपको हो जाऊंगा। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी ही देर बाद सब हॉल में मौजूद थे। युग सेंटर में खड़ा हुआ था। उसकी पूरी फैमिली वहीं बैठी हुई गरिमा का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक गरिमा नहीं आई थी।
और तभी दरवाजे से किसी की परछाई आती हुई दिखाई दी। युग बोला, लो इतनी देर में आई है। और तभी मेन गेट से अनिरुद्ध आया। अनिरुद्ध को देखकर सबके चेहरे पर हंसी आ गई। अनिरुद्ध बोला, क्या बात है, मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? युग बोला, हमें लगा कि गरिमा आ गई। कोई बात नहीं, तुम भी ठीक हो, आ जाओ। अनिरुद्ध आकर तितली के पास बैठ गया। अब युग उससे इंतजार नहीं हो रहा था। वहीं सिवाय दिव्यांश से बोला, यार सारे मेहमान आ गए, सब उनका इंतजार कर रहे हैं, वो लोग आएंगे कि नहीं? दिव्यांश ने कहा, चल मैं और तू किडनैप करके ले आते हैं। सिवाय बोला, हर बार क्राइम करने की सोचा कर, थोड़ा तो बड़ा हो जा। दिव्यांश ने कहा, मुझे नहीं समझ आता ये सब, मुझे इतना पता है जब तू कहेगा मैं गन लेकर तेरे साथ चल दूंगा, फिर हम बहू को किडनैप करके ले आएंगे। ये सुनकर शिवाय को हंसी आ गई। वो बोला, तेरे मुंह से बहू बहुत फनी लगता है। दिव्यांश ने कहा, हाँ, जैसे तेरे मुंह से बहू तो बहुत अच्छा लगता है। और तभी दरवाजे पर गरिमा, नित्या, अजय आते हुए दिखाई दिए। शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, फाइनली आ गए। पता नहीं भाई क्या हो गया रिश्ते का। थोड़ी देर में गरिमा और युग के सेंटर में खड़े हुए थे। युग ने गरिमा को रिंग पहनाई और गरिमा ने युग को। सब ताली बजाने लगे। और तभी वेदांत ने वामिका के कान में कहा, हमारी सगाई भी ऐसी ही होगी। थोड़ी देर बाद सब आकर युग और गरिमा को बधाई देने लगे। गरिमा ज्यादा खुश नजर आ रही थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर उदासी ने घर बना लिया था। वहीं युग अपने कजिन्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था। वहीं शिवाय का फोन रिंग हुआ। शिवाय ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर मुझे आपसे अभी मिलना है। शिवाय बोला, क्यों मिलना है? मेरे घर में आज फंक्शन है, मैं नहीं आ सकता, कल मिलते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर, अभी मिलना है, बहुत जरूरी काम है, मैं मेंशन के बैक साइड के गार्डन में खड़ा हुआ हूँ। सर सिर्फ 10 मिनट की बात है, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देनी। शिवाय ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम इंतजार करो। इतना कहकर शिवाय ने फोन काट दिया और जाने लगा। तभी दिव्यांश बोला, हाँ जी, कहाँ चल दिए? शिवाय ने कुछ कहा नहीं, बस दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे अपने साथ खींचता हुआ रघुवंशी मेंशन के बैक साइड के गार्डन में ले आया। दिव्यांश बोला, भाई हम यहाँ क्यों आए हैं? शिवाय ने हाथ दिखाकर कहा, अभी पता चल जाएगा। और तभी उसके सामने खड़े आदमी ने कहा, सर एक इंफॉर्मेशन मिली है, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन पक्की है। शिवाय बोला, कैसी इंफॉर्मेशन? वो आदमी बोला, सर गरिमा, नित्या और अजय की बेटी नहीं है। शिवाय ने तो अपने दोनों हाथों को सिर पर रख लिया और वहीं घास में अलती पलती मार कर बैठ गया। शिवाय को देखकर दिव्यांश की हंसी नहीं रुकी और वो जोर जोर से हंसने लगा, जबकि शिवाय उसे तो समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। जो आदमी ये इंफॉर्मेशन देने आया था उसे भी दिव्यांश को देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं। शिवाय ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, अब ये क्या नया कलेश है? वो आदमी भी थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, नहीं सर, कलेश नहीं है, इंफॉर्मेशन पक्की है। शिवाय ने फिर दिव्यांश को देखा जो लगातार हंस रहा था। शिवाय ने दिव्यांश के पैर पर 2-3 मारे और उसका हाथ पकड़कर अपने पास जमीन पर ही बैठा लिया। फिर बोला, सिचुएशन देखता है बस हंसना शुरू कर देता है यार, हम तो अपने ही घर की दुनिया भर की प्रॉब्लम से परेशान है और एक ये नया सियापा हो गया। फिर उसने उस आदमी को देखकर कहा, तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वो आदमी बोला, हाँ सर, एक प्रूफ है मेरे पास। इतना कहकर उसने अपनी जेब में से एक पेज निकाला और शिवाय की तरफ बढ़ा दिया। शिवाय उस पेज को खोल रहा था तो उस आदमी ने कहा, सर नित्या तो कभी माँ ही नहीं बन सकती, उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो माँ नहीं बन सकती, और अजय नित्या दोनों ने गरिमा को अडॉप्ट कर लिया। शिवाय ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, अडॉप्टेड है तो भी अपनी बेटी को प्यार तो करना चाहिए। वो आदमी बोला, यही तो बात बतानी थी, वो गरिमा से प्यार नहीं करते बल्कि उन्होंने गरिमा को युग के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दिव्यांश बोला, क्या गरिमा ये बात जानती है कि ये उसके असली माँ बाप नहीं है? उस आदमी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सर, गरिमा कुछ नहीं जानती, क्योंकि जब गरिमा को अडॉप्ट किया था तब वो 2 साल की थी, शायद धुंधला धुंधला कुछ याद भी हो तो भी शायद ठीक से बता ना पाए। शिवाय बोला, हाँ समझ गया, 2 साल के बच्चे को क्या ही याद होगा। तो नित्या के असली माँ बाप के बारे में पता लगा? कौन है, कहाँ से अडॉप्ट हुई है? वो आदमी बोला, सर वो किसी अनाथ आश्रम से अडॉप्ट नहीं हुई। शिवाय ने अब हैरानी से उस आदमी को देखकर कहा, तो क्या सड़क पर से उठाकर लाए थे? वो आदमी बोला, नहीं। शिवाय ने कहा, देखो तुमने पहले ही मेरे सिर में दर्द कर दिया, अब प्लीज मुझे सही सही बताओगे? वो आदमी बोला, सर ये बात तो तय है कि गरिमा नित्या और अजय की बेटी नहीं है, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, लेकिन एक बात ये भी सच है
कि नित्या का एक बॉडीगार्ड था, उसका नाम राघव था। उसकी शादी राधा नाम की लड़की से हुई थी। राघव गलत काम करता था, इसलिए राधा ने अपने पति को छोड़ दिया। उन दोनों की एक बेटी थी। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि गरिमा उन दोनों की बेटी है। शिवाय ने हैरानी से उस आदमी को देखकर कहा, कौन राघव? वो जिसने हमारी तितली को बचाया था? वो आदमी बोला, हाँ सर, उसी की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। शिवाय इरिटेट होता हुआ बोला, यार मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे सही सही बता। इतना कहकर शिवाय ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे भी वहीं गार्डन में बैठा लिया और फिर एक हाथ से घास को छूता हुआ बोला, अब बताओ। उस आदमी ने कहा, देखो सर, राघव और राधा दोनों की एक बेटी थी। राधा ने जब राघव को छोड़ा तो उनकी बेटी 2 साल की थी। उसके बाद राघव नित्या और अजय के लिए काम करने लगा। कुछ दिनों बाद राघव को पता चला कि राधा और उसकी बेटी दोनों ही गुम हो गई। राधा कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता। मैंने पता लगाया तो इतना पता चला कि राधा की बेटी कहीं खो गई है। अब वो कहाँ खोई है कोई नहीं जानता। मतलब मुझे सही सही नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि नित्या और अजय ने राघव की बेटी को ही पाला है। सिवाय कुछ देर तक उस आदमी को ही देखता रहा, फिर बोला, अभी राघव कहाँ होगा? आदमी बोला, वो हॉस्पिटल में था ना, उसे 2 गोली लग गई थी, अभी तक डिस्चार्ज कहाँ हुआ है। सिवाय जल्दी से खड़ा हुआ, उसने अपनी पैंट झाड़ी और दिव्यांश को देखकर बोला, चल खड़ा हो। दिव्यांश ने कहा, भाई मैंने अभी आइसक्रीम भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया, मैं नहीं जाने वाला। शिवाय ने अगले ही पल दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे उठाता हुआ बोला, चुपचाप चल ले। एक तो जो काम तुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, ऊपर से तू साथ भी नहीं दे रहा। इतना कहकर उसने दिव्यांश की बाजू पकड़कर खींचता हुआ गाड़ी के पास ले आया और दोनों भाई उस गाड़ी में बैठ गए और फिर वो आदमी भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, कहाँ चलना है सर? शिवाय ने कहा, राघव के पास लेकर चलो, वो ही बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर वो इतने सालों से नित्या और अजय के लिए काम कर रहा है तो हो ना हो कुछ सीक्रेट हो, उसे भी पता होंगे। उस आदमी ने गाड़ी का गियर चेंज कर लिया और अगले 1 घंटे में एक हॉस्पिटल के एक कमरे में खड़े हुए थे। राघव टेक लगाकर बैठा हुआ था। अब वो काफी हद तक ठीक हो गया था, बस डिस्चार्ज होना ही बाकी था। शिवाय ने अपनी जेब से गन निकाली और राघव की गोद में रखकर कहा, सब कुछ सच सच बता दो, मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए कि मैं नहीं बताऊंगा या मैं क्यों बताऊं या मुझे कुछ नहीं पता। उन लोगों का निशाना चूक गया, लेकिन मेरा नहीं चूकेगा क्योंकि मैं पास से निशाना लगाता हूँ। और तभी दिव्यांश ने कहा, अबे उसे बताने तो दे, तूने पहले ही डरा दिया। शिवाय बोला, मैं ऐसे ही डरा देता हूँ, देख मैं पहले ही अपनी फैमिली से परेशान हूँ और परेशान नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे सही सही बता दो कि गरिमा किसकी बेटी है। अब राघव भी नहीं जानता था कि गरिमा उसी की बेटी है। राघव ने कहा, ये बात तो सच है कि गरिमा नित्या और अजय की बेटी नहीं, और मैं उन लोगों के लिए इसलिए काम करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो एक दिन मुझे मेरी बेटी के बारे में बता देंगे, पर उन्होंने बताया नहीं, बल्कि वो तितली के साथ उल्टा सीधा करने की सोचने लगे। मुझसे उस लड़की की हालत देखी नहीं गई, आखिर थी तो वो मेरी बेटी जैसी ही, इसलिए मैं उसे बचाकर अपने फ्लैट में ले आया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है। शिवाय ने एक स्टूल खिसकाया और राघव के पास बैठता हुआ बोला, तुम्हारी शादी किससे हुई थी? राघव ने उदास भरे लहजे में कहा, राधा से। बहुत प्यार करता था मैं राधा से, लेकिन छोटी मोटी चोरी करता था, जिस वजह से राधा मुझे छोड़कर चली गई। अब लगता है काश उस वक्त राधा की बात मान लेता तो मेरी भी एक अच्छी फैमिली होती। शिवाय ने पूछा, अजय और नित्या को तुम्हारी बेटी के बारे में कैसे पता? राघव ने कहा, वो मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि अगर मैं उनकी बात मानता रहूंगा तो वो मेरी बेटी से मिलवा देंगे, लेकिन धीरे धीरे मेरा विश्वास उन लोगों से टूटने लगा। शायद वो लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। दिव्यांश ने कहा, नहीं, वो तुमसे झूठ नहीं कह रहे थे, तुम्हारी बेटी जिंदा है। ये सुनकर राघव ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, मतलब हो सकता है तुम्हारी बेटी गरिमा हो। यह सुनकर तो राघव की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि गरिमा मेरी बेटी है? दिव्यांश ने कहा, नहीं, यकीन से नहीं कह रहे, अंदाजा लगा रहे हैं। वो तीनों बात ही कर रहे थे कि तभी उस आदमी का फोन वाइब्रेट हुआ जो शिवाय और दिव्यांश को वहां लेकर आया था। वो अपना फोन लेकर उस कमरे से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद वो अंदर आया और शिवाय को देखकर बोला, सर, राधा का पता चल गया। ये सुनते ही शिवाय, दिव्यांश और राघव तीनों ही हैरान हो गए। राघव की तो आंखें हल्की सी नम हो गई थी। वो तो पिछले 18 साल से अपनी बीवी बच्चों को ढूंढ रहा था।
उसने भरे गले से कहा, कहाँ है वो मेरी बच्ची, कहाँ है? क्या सच में गरिमा मेरी बेटी है? क्या राधा ने गरिमा को नित्या और अजय को दे दिया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवाय ने राघव को देखा और एक हाथ उसकी कमर पर रखकर सहलाते हुए कहा, देखो वैसे तो मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी घर आई है, इसलिए मुझे तुमसे हमदर्दी है। फिक्र मत करो, राधा ठीक होगी और अब राधा ही बताएगी कि गरिमा तुम दोनों की बेटी है या नहीं। चलो चलते हैं। और तभी उस कमरे में डॉक्टर ने आकर कहा, ये आप मरीज को लेकर कहाँ जा रहे हैं? दिव्यांश ने उस डॉक्टर को देखा, वो कुछ बोलने ही वाला था कि शिवाय ने उस पर अपनी गन निकालकर उसे पॉइंट किया और बोला, आपके मरीज को हम शाम तक छोड़ जाएंगे, बैठे बैठे बोर हो गया है, थोड़ी हवा खिलाकर लाते हैं। गोली बंदूक देखकर डॉक्टर ने तो अपना सलाइवा गटक लिया। वहीं दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने डॉक्टर के गाल पर हल्का सा 2 बार थपथपाया और बोला, हर किसी को छेड़ते नहीं है, ये मेरा भाई थोड़ा डेंजरस है। इतना कहकर वो चारों वहां से निकल गए। थोड़ी ही देर में वो चारों उस अनाथ आश्रम के बाहर खड़े थे जो सरगम का था। आज घर में पार्टी थी, इसलिए सरगम वहां नहीं आई थी। चारों ही उतरकर उस अनाथ आश्रम के मेन गेट पर आ गए। शिवाय ने बेल बजाई और एक औरत ने दरवाजा खोला। वो कोई और नहीं, राधा थी। राधा ने जैसे ही राघव को देखा, उसकी आंखों से पानी बहने लगा। राधा ने अगले ही पल राघव के कॉलर पकड़ ली और उसे हिलाते हुए बोली, मेरी बेटी कहाँ है? ये सुनकर तो राघव की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, राधा हमारी बेटी तो तुम्हारे पास थी ना? राधा अब और ज्यादा हैरान हो गई। उसने अगले ही पल राघव के सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और चिल्लाती हुई बोली, तुम लेकर गए थे मेरी बेटी को, कहाँ है मेरी बेटी, मेरी बेटी? कहते हुए राधा और ज्यादा रो रही थी। वहीं राघव को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दिव्यांश और शिवाय दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। उन्होंने राधा और राघव को देखा जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। शिवाय ने कहा, राघव यहाँ आकर बैठो। राघव आकर चुपचाप सोफे पर बैठ गया। शिवाय ने फिर राधा को देखकर कहा, राधा जी आप ही यहाँ आकर बैठिए, ऐसे लड़ने से आपकी बेटी नहीं मिलेगी। राधा सुबकती हुई बोली, आप नहीं जानते रघुवंशी साहब, इस आदमी ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। प्यार के लंबे चौड़े वादे किए थे, कहा था कि अपना गलत काम छोड़ देगा, लेकिन छोड़ा नहीं। भागकर शादी की थी मैंने, अपने घर भी नहीं जा सकती थी। फिर एक दिन ये मेरी बच्ची को भी ले गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। कहते कहते राधा खड़े खड़े ही रोने लगी। शिवाय ने राघव को देखकर कहा, तुम्हारी पत्नी रो रही है, कम से कम उसे संभाल तो लो। लेकिन राघव थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। शिवाय बोला, हम दोनों आंखें बंद कर लेंगे। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ अपनी आंख पर रखा और दूसरा दिव्यांश की आंख पर। वही वो आदमी जो उन सबको लेकर आया था, वो भी आंखें बंद करके बैठ गया। राघव अब राधा के पास गया और बोला, राधा मेरी बात सुनो, मैं हमारी बेटी को लेकर नहीं गया। राधा गुस्से में बोली, तुम ही लेकर गए थे, तुम्ही ने वहां एक लेटर छोड़ा था। इतना कहकर राधा ने अपने आंसू पोंछे और एक कमरे में गई और वहां से एक लेटर लेकर आई और उस लेटर को उसने राघव के हाथ में रख दिया। राघव ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें जहां जाना है चली जाओ। तुम्हें यही लगता है ना कि मुझसे शादी करने के बाद मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, तो मैं अपनी बेटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो, चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। राघव ने ये लेटर पढ़ा और हैरानी से राधा को देखा तो राधा रोते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहते हुए राधा एक दूसरे सोफे पर बैठ गई। उसके आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। राघव राधा के पास आया और उसके आंसू पोंछता हुआ बोला, ये मैंने नहीं लिखा, मैं हमारी बच्ची को लेकर नहीं गया था। शिवाय ने अपनी आंखें खोली और दिव्यांश की आंखों से भी हाथ हटाकर उन दोनों को देखकर बोला, अगर तुम दोनों का लड़ना हो गया हो तो कुछ बातें क्लियर कर ले। राधा ने सुबकते हुए कहा, रघुवंशी साहब, क्या आप मेरी बेटी को मुझसे मिलवा सकते हैं? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, क्या मेरी बेटी को ढूंढ सकते हैं? मैं तो 18 साल इसी धोखे में जी रही हूँ कि मेरी बेटी राघव के पास है। शिवाय बोला, देखो अगर तुम दोनों मुझे मेरे सवालों के जवाब दोगे तो तुम दोनों की बेटी मिल जाएगी। राधा बोली, हाँ हाँ बताइए क्या पूछना है। शिवाय ने कहा, मुझे ठीक से बताओ तुम्हारी बेटी को कौन लेकर गया था? राधा ने कहा, फ्लैशबैक, राघव और राधा की रोज लड़ाई होती थी ना, तो राघव गलत काम छोड़ने के लिए तैयार था और ना ही वो राधा को डाइवोर्स दे रहा था। वहीं राधा अब परेशान हो गई थी और आखिरकार उसने राघव से अलग होने का फैसला कर ही लिया। वो अपनी बेटी को लेकर एक छोटे से घर में रहने लगी।
राधा किचन में खाना बना रही थी। उसकी 2 साल की बेटी वही किचन के फर्श पर खड़ी हुई टॉय से खेल रही थी। राधा का ध्यान खाने में था, बल्कि उसका पूरा ध्यान तो अपने और राघव की लड़ाई पर था। कितने अरमानों से उसने राघव से शादी की थी और राघव ने भी वादा किया था कि शादी के बाद वो सारे बुरे काम छोड़ देगा, लेकिन राघव ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं था कि राघव एक अच्छी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था, लेकिन उसे किसी ने अच्छा काम दिया ही नहीं, इसलिए फिर से वो बुरे रास्ते पर ही चलने लगा। राधा अपने ही ख्यालों में थी कि उसके घर की बेल बजी। राधा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी 2 साल की बेटी को देखकर कहा, मिट्ठू तुम यहीं रहो, मैं अभी आई। मिट्ठू ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और राधा दरवाजे के पास चली गई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां राघव खड़ा हुआ था। राघव को देखकर राधा का गुस्सा बढ़ गया। वो गुस्से में बोली, क्या करने आए हो यहाँ? अब कम से कम मुझे और मेरी बेटी को चैन से जीने तो दो। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, राधा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज राधा। लेकिन राधा ने गुस्से में कहा, राघव मैं अपनी बेटी को एक ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती जिसमें उसे हर रोज अपने पिता के जुर्म की कहानी सुननी पड़े। मैं अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। राघव ने एक बार फिर राधा को समझाते हुए कहा, ऐसा मत कहो राधा, तुम ही मुझे प्यार नहीं करती तो मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ धीरे धीरे इस दुनिया को छोड़ दूंगा। इस बार राधा ने गुस्से में कहा, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, आज तक तो तुमने इस दुनिया को नहीं छोड़ा। कल को कोई आएगा, तुम्हें गोली मारकर चला जाएगा और मैं अपनी बेटी को लेकर अकेली रह जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी अकेली रह जाऊं, कम से कम मुझे दुख तो कम होगा। राधा ने आगे कहा, तुमसे शादी करके तो मुझे मिला ही क्या है? अपने बाप का आलीशान महल छोड़कर मैं यहाँ तुम्हारे साथ भागकर आ गई थी, और बदले में मुझे क्या मिला? दूसरों के घर में खाना बनाकर अपनी बेटी को पालना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर कहती हूँ, चले जाओ राघव, प्लीज चले जाओ। अब राघव को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, मिट्ठू अकेली तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा। इतना कहकर उसने एक कदम घर की तरफ बढ़ाया तो राधा ने राघव की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरी बेटी को ले जाने की कोशिश की, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साये से भी दूर रखना चाहती हूँ। राघव ने भी गुस्से में राधा का हाथ झटक दिया और बोला, तुम होती कौन हो मुझे मेरी बेटी से दूर करने वाली? इतना कहकर उसने एक कदम किचन की तरफ बढ़ाया तो अगले ही पल टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाकर राधा ने अपने हाथ पर रख लिया और गुस्से में बोली, राघव अगर तुम मेरी बेटी को लेकर चले गए तो मैं अभी तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। ये सुनकर राघव के कदम रुक गए। उसने पलटकर हैरानी से राधा को देखा तो राधा रोते रोते बोली, चले जाओ, मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक। राघव को गुस्सा आ रहा था। वो बोला, जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा, अपनी बेटी को ले जाने एक ना एक दिन अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम अकेली उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती। तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती हो, लेकिन मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर राघव वहां से चला गया। उसके जाते ही राधा वहीं बैठकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अपनी अच्छी खासी जिंदगी को छोड़कर उसने राघव का हाथ पकड़ा था और राघव ने उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी जहां वो ना तो अपने बाप के घर जा सकती थी और ना ही राघव के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती थी। राधा अपने ही दुख पर रो रही थी कि मिट्ठू अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर उसके पास आई और अपनी तोतली जुबान में बोली, क्या हुआ माँ? राधा ने ना में गर्दन हिलाई और मिट्ठू को कसकर गले लगा लिया। वक्त बीतता चला गया। 1 महीने से ऊपर हो गया। राघव दोबारा उस घर में नहीं आया। अब तो राधा ने भी मान लिया कि राघव नहीं आएगा, जबकि राधा मन ही मन राघव का इंतजार करती रही थी। उस दिन का इंतजार करती थी जब राघव सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाएगा। फिर एक दिन राधा ने एक थैला उठाया और मिट्ठू को देखकर बोली, बेटा तुम यहाँ दीदी के साथ खेलो, मैं बाजार होकर आती हूँ। मिट्ठू ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने एक लड़की की तरफ देखकर कहा, परी तुम मेरी मिट्ठू के पास रहना, मैं 15 मिनट में आ जाऊंगी। परी शायद थोड़ी बड़ी थी, 9-10 साल की। वो बोली, ठीक है आंटी, लेकिन जल्दी आ जाना। राधा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। 15 मिनट बाद जब राधा सब्जी लेकर वापस आई तो उसने देखा उसके घर में कोई नहीं था। राधा को लगा कि शायद परी मिट्ठू को अपने घर ले गई होगी। वो जल्दी से परी के घर गई। उसने दरवाजा बजाया तो परी की मम्मी ने दरवाजा खोला। राधा बोली, मिट्ठू से बोलो उसकी मम्मी आ गई है। और तभी परी ने पीछे से कहा, मिट्ठू को तो उसके पापा ले गए। ये सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा बोली, परी ये तुम क्या कह रही हो? परी ने वो लेटर राधा को पकड़ाते हुए कहा, आंटी मैं सच कह रही हूँ,
मिट्ठू के डैडी आए थे, वो कह रहे थे मिट्ठू को आइसक्रीम खिलाकर वापस छोड़ जाएंगे, ये लेटर मैं आपको दे दूं। राधा ने कांपते हाथों से उस लेटर को ले लिया और उसे लेकर अपने घर आ गई। राधा बहुत देर से उस लेटर को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कहीं न कहीं उसके दिल में इस बात का डर था कि शायद अब वो कभी मिट्ठू से नहीं मिलेगी, और वो डर सच भी हो गया। राधा ने कांपते हाथों से उस लेटर को पढ़ा और पढ़ते ही रोने लगी। फ्लैशबैक एंड। राधा अभी सोफे पर बैठी हुई सुबक रही थी। उसने राघव की तरफ देखकर कहा, सच कहती हूँ राघव, उस दिन को कोसती हूँ जब कॉलेज में तुमने मुझे पहली बार देखा था। ना मैं तुम्हें देखती, ना तुम मेरे पीछे पड़ते, और ना ये शादी होती। सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ आई थी, लेकिन जिंदगी के 20 साल सिवाय दुख के मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। कहते कहते राधा फिर से रोने लगी। वहीं शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, क्या लगता है मिट्ठू गरिमा है? दिव्यांश बोला, पता नहीं, लेकिन मिट्ठू को कोई तो लेकर गया है। कौन लेकर गया है इसका पता करना पड़ेगा। फिर उसने राघव को देखकर कहा, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त था जिसे ये पता हो कि राधा तुम्हारी बेटी मिट्ठू को लेकर कहाँ रहती है? राघव बोला, एक ही तो दोस्त था, उसे मैं सब कुछ बताता था। दिव्यांश और शिवाय अपनी जगह से खड़े हो गए। शिवाय बोला, तो फिर चलो तुम्हारे उस दोस्त से ही पूछते हैं कि मिट्ठू को कौन लेकर गया। राघव ने राधा की तरफ देखा तो राधा भी आंसू पोंछती हुई सोफे से उठकर बोली, रघुवंशी साहब, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं भी चलूं। शिवाय बोला, अरे क्यों नहीं, अब तो क्या पता आप हमारी होने वाली समधी बन जाएं, और हम अपने रिश्तेदारों को बहुत इज्जत करते हैं। चलिए चलिए, आप भी चलिए। इतना कहकर वो सब अनाथ आश्रम से बाहर आ गए, लेकिन राधा के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थे। कुछ वक्त बाद एक गाड़ी एक बिल्डिंग के पास आकर रुकी। उस बिल्डिंग को देखकर लग रहा था कि वहां पैसे वाले लोग रहते हैं। दिव्यांश ने राघव को देखकर कहा, तुम्हारा दोस्त यहाँ रहता है? राघव ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला, तुम्हारा दोस्त इतना अमीर और तुम वहीं के वहीं, तुम दोनों तो साथ में उल्टे सीधे काम करते थे ना? राघव बोला, राधा और मिट्ठू के जाने के बाद मैंने धीरे धीरे वो काम छोड़ दिया। बस नित्या मैम के लिए उस जंगल वाले घर में बॉडीगार्ड का काम करता था। इससे ज्यादा बुरा मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहकर उसने उम्मीद भरी नजरों से राधा को देखा तो राधा ने अपना मुंह फेर लिया। 20 साल का दर्द 20 मिनट में तो खत्म नहीं हो सकता था। शिवाय ने राघव की बाजू पर एक मारकर कहा, अरे फिक्र मत कर, तेरी ही बीवी है, कहीं नहीं जाएगी, मना लियो। इतना कहकर वो गाड़ी से उतर गया और उसके पीछे पीछे सब उतर गए। थोड़ी देर में वो सारे एक कॉरिडोर से होते हुए एक दरवाजे के पास आए। शायद वो राघव के दोस्त का ही फ्लैट था। शिवाय ने गेट बजाया तो एक 45-46 साल के आदमी ने दरवाजा खोला। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि वो काफी पैसे वाला है। शिवाय ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तुम ही पप्पू हो? उस आदमी ने शिवाय को ऊपर से नीचे तक देखा और ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी नहीं, मैं कोई पप्पू नहीं हूँ, और ऐसे किसी भी शरीफ आदमी के घर आकर उसे परेशान करना आपको शोभा नहीं देता। पप्पू ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने उसका कॉलर पकड़ लिया और जेब में से गन निकालकर उसके माथे पर रखकर बोला, तू जानता है मैं कौन हूँ? शिवाय रघुवंशी नाम है मेरा। तुझे यहाँ शूट कर दूंगा, और ना तो तेरी फैमिली कुछ कर पाएगी और ना ही पुलिस वाले। पुलिस को मैं लेफ्ट जेब में रखता हूँ और तुझ जैसे गुंडों को राइट जेब में। अगर तू चाहता है कि मैं तेरा जनाजा तेरे परिवार के सामने ना निकालूं तो चुपचाप मेरे साथ चल। वो आदमी गन देखकर डर गया। ऊपर से शिवाय का रुतबा भी कुछ ऐसा था कि अच्छा अच्छा आदमी डर जाता था। उस आदमी ने शिवाय के पीछे खड़े हुए राघव को देखा और बोला, राघव ये कौन है? राघव ने भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज से कुछ महीनों पहले तो तूने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था, और अब तुझे मैं याद आ गया। शिवाय बोला, एक बुलेट इसके भेजे में उतरेगी ना तो इसे सब याद आ जाएगा। इतना कहकर उसने पप्पू की कॉलर पकड़कर उसके ही फ्लैट से बाहर खींचा। वहीं दिव्यांश ने उसकी बाजू पकड़कर कॉरिडोर में ले जाते हुए बोला, भाई मेरे भाई का दिमाग बहुत गर्म रहता है, वो जो पूछे उससे सही सही बता दे, वरना आज ही तेरा क्रियाक्रम हो जाएगा। अगले 20 मिनट में वो सब एक पार्किंग एरिया में खड़े हुए थे, जो उसी बिल्डिंग की पार्किंग थी। शिवाय बोनट पर अलती पलती मारकर बैठा हुआ था और दिव्यांश वो खड़ा हुआ था। शिवाय ने उस आदमी को गन दिखाते हुए कहा, एक भी झूठ बोला तो अभी मार दूंगा, तूने ही की होगी दादागिरी, लेकिन मेरे से बड़ा दादा नहीं है, समझा? तुम लोग मर्डर करते हो तो जेल जाते हो, हम लोग मर्डर करते हैं तो हमें भगवान साक्षात पुण्य देता है, समझा? इतना कहकर शिवाय ने गन बोनट पर रखी और बोला, चल अब तोते की तरह बोलना
बोलना शुरू कर, और हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए, मांस नहीं कटेगा, गर्दन कट जाएगी। पप्पू ने अपना सलाइवा गटका और एक उम्मीद भरी नजरों से राधा और राघव को देखा। राघव ने कहा, पप्पू तुझे जो जो पता है बता देना यार, मेरी बेटी 20 साल से लापता है, जिस वजह से राधा मुझे माफ नहीं कर रही। तू तो अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रहता है, इतना बड़ा फ्लैट भी ले लिया, 2 गाड़ी भी है, लेकिन मैं तो वहीं खड़ा रहा, आज भी एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ और राधा और अपनी बच्ची का इंतजार कर रहा हूँ। पप्पू ने एक नजर सिवाय को देखा तो सिवाय बोला, फिक्र मत कर राघव, इसने झूठ बोला तो इसका परिवार भी बिखर जाएगा, इसके परिवार को इसकी करतूत दिखा दूंगा, 2 बेटे हैं ना इसके, उन दोनों में लड़ाई बजवा दूंगा, बस फिर क्या है, फिर तो घर टूटा ही टूटा। पता है राघव, फिर पप्पू भी तेरी कैटेगरी में आकर खड़ा हो जाएगा, दोस्त होकर दोस्त की पीठ पर छुरा भोंका है ना, और कर्म तो पलट कर आते ही हैं, इसके पापों का घड़ा भर चुका है, अब अगर इसने सच नहीं बोला तो उस पाप के घड़े को मैं फोड़ दूंगा। ये सुनकर पप्पू ने हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं सच सच बताता हूँ, लेकिन मेरे परिवार वालों को मत बताना कि मैंने ये पैसा कैसे कमाया है। इतना कहकर उसने राघव की तरफ भी हाथ जोड़ लिए और राधा को भी देखकर बोला, माफ कर दो भाभी, प्लीज माफ कर दो। राधा ने पप्पू की तरफ से मुंह फेर लिया। राधा पप्पू को जानती थी, कभी कभी राघव के साथ घर आता था, वो तो पप्पू की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। फिर वो बोली, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बेटी कहाँ है, बता दो। पप्पू ने कहा, वो एक बार नित्या मैडम ने ही उसे किडनैप करने के लिए कहा था। ये सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और दिव्यांश ने राधा को देखकर कहा, मुबारक हो समधन जी। राधा ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, आपकी बेटी की सगाई मेरी बहन के बेटे से हो गई है। राधा तो अभी हैरानी से देखे जा रही थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में शिवाय ने पप्पू को देखकर कहा, तू क्या हमारी बातें सुन रहा है, आगे बोल क्या हुआ था। पप्पू बोला, साहब एक दिन नित्या मैडम ने राघव को देखा, राघव की फाइटिंग स्किल गजब की है, कोई भी उसे अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए कितने भी पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन राघव ने नित्या नाम का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। पप्पू की बात सुनकर राघव को याद आया कि नित्या ने उसे किसी को मारने के लिए कहा था और राघव ने मना कर दिया। राघव ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, हाँ सर, मुझे याद आया, नित्या मैम ने किसी विराज को मारने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, जिस वजह से उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आया था और उसी दिन से मैंने काम छोड़ दिया। अपने समधी की बात सुनकर शिवाय ने पप्पू की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई, तू कब बोलना शुरू करेगा। पप्पू ने हाथ जोड़कर कहा, बताता हूँ साहब। फ्लैशबैक, नित्या अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी, उसके सामने उसके 10-12 बॉडीगार्ड थे, लेकिन नित्या की नजर राघव पर ही थी। राघव बाकी बॉडीगार्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग और एक्टिव था, उसकी बॉडी भी बाकी बॉडीगार्ड से ज्यादा मजबूत थी। नित्या ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप एक तरफ रखा और सीधा अपने गार्डन में आ गई। उसने राघव को देखकर कहा, राघव तुमसे मुझे एक काम है। इतना कहकर नित्या गार्डन के दूसरी तरफ जाकर चेयर पर बैठ गई। राघव हाथ बांधे नित्या के सामने खड़ा था। नित्या बोली, तुम्हें एक काम करना है, अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। राघव बोला, जी मैम, काम बताइए। नित्या ने कहा, एक मर्डर करना है, विराज रघुवंशी। ये सुनकर राघव की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, मैम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए हूँ, किसी का मर्डर करने के लिए नहीं। नित्या बोली, तुम जानते भी हो मैं क्या कह रही हूँ, अगर तुमने उस मर्डर को कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, बहुत पैसे मिलेंगे तुम्हें, समझ रहे हो ना, इतने पैसे कि तुम्हें कभी भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राघव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, सॉरी मैडम, मैं नहीं कर सकता। इतना कहकर राघव जाने लगा तो नित्या गुस्से में बोली, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगी। राघव ने पलटकर नित्या को देखा और बोला, जानता हूं मैम, इसलिए मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। इतना कहकर राघव एक मिनट भी ओबराय हाउस में नहीं रुका और चुपचाप वहां से चला गया। जब वो जा रहा था तो पप्पू ने उसे देखा और फिर एक बार नित्या को। नित्या ने पप्पू को देखकर एक हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा किया और पप्पू चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट लेकर नित्या के पास चला गया। नित्या बोली, पप्पू इस राघव में बहुत अकड़ है, क्यों है इसके अंदर इतनी अकड़, तुम जानते हो मैंने अभी इसे बहुत सारे पैसे ऑफर किए और ये मेरे पैसों को ठुकरा कर चला गया। पप्पू बोला, मैडम वो राघव शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है, राघव नहीं चाहता कि वो कोई उल्टा सीधा काम करे, वो तो अपने बीवी बच्चों के लिए बॉडीगार्ड की नौकरी करने के लिए तैयार हो गया, गलत काम छोड़ रहा है। नित्या ने हंसकर कहा, एक बार कोई गलत काम करना शुरू कर दे तो क्या उसे छोड़ना इतना आसान है। पप्पू बोला, वो
सब मैं नहीं जानता मैडम, लेकिन राघव अब ये सब छोड़ रहा है। बहुत जल्द वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर राधा भाभी के पास चला जाएगा। नित्या ने पप्पू की तरफ देखकर कहा, ये मुझे बहुत मजबूत लगता है, इसकी नस तो मेरे पास होनी चाहिए। पप्पू को नित्या की बात समझ नहीं आई। नित्या बोली, कितनी बड़ी है इसकी बेटी? पप्पू ने कहा, मैडम 2 साल के आसपास की होगी। नित्या ने अपने पीछे खड़े मैनेजर से कहा, मैनेजर स्टडी रूम में एक बैग रखा है, उसे उठाकर लाओ। मैनेजर स्टडी रूम में चला गया और थोड़ी देर बाद एक बैग लेकर बाहर आया। नित्या ने वो बैग टेबल पर रखने के लिए कहा और मैनेजर ने वो बैग टेबल पर रख दिया। नित्या ने पप्पू को देखकर कहा, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। इन पैसों को उठाओ और तुम्हें राघव की बेटी लाकर दे दो। ये सुनकर पप्पू की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, सॉरी मैडम, मैं दोस्ती में दगा नहीं करूंगा। नित्या ने हंसकर कहा, एक बार बैग खोल कर देख लो, क्या पता तुम्हारा इरादा बदल जाए। जैसे नित्या ने कहा, पप्पू ने वैसा ही किया। उसने बैग खोलकर देखा और इतने सारे पैसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर उसने नित्या को देखकर कहा, आप राघव की बेटी का क्या करेंगी? नित्या पप्पू को देखकर बोली, तुम्हें उससे मतलब? राघव बोला, फिर भी मैडम, किसी का जान का टुकड़ा लाकर आपको दूंगा, मुझे पता तो चलना चाहिए आप क्या करेंगी। नित्या ने हंसकर कहा, फिक्र मत करो, उसे पालूंगी। अब जाओ, जो कहा है वो करो। पप्पू ने बैग उठाया और वहां से चला गया और एक दिन बाद उसने गरिमा को लाकर नित्या की गोद में बैठा दिया। नित्या ने गरिमा को देखा और उसे उठाते हुए बोली, बेवकूफ इंसान, तुमने इसे मुझे मेरी गोद में क्यों दिया? पकड़ो इसे। पप्पू ने गरिमा को पकड़ लिया। नित्या ने अजय को देखकर कहा, यही है वो लड़की, राघव की बेटी। अगर हम इसे पालेंगे तो राघव वो करेगा जो हम चाहते हैं। अजय ने कहा, वो तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करेगा? नित्या बोली, उसे यकीन मैं नहीं, पप्पू दिलाएगा। वो सब छोड़ो, तुम इस लड़की को हॉस्टल भेजने का इंतजाम करो, मैं इसे नहीं पाल सकती। इतना कहकर नित्या अपने कमरे में चली गई। अजय ने अपने मैनेजर को देखकर कहा, इस लड़की को हॉस्टल भेज दो। और जैसा अजय और नित्या चाहते थे, मैनेजर ने वैसा ही किया। गरिमा का एडमिशन शिमला में करवा दिया और गरिमा वहीं पली बड़ी। माँ बाप होते हुए भी उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला और जिसे वो माँ बाप समझती थी वो तो उसके माँ बाप थे ही नहीं। जब अजय और नित्या को गरिमा की जरूरत पड़ी तो उन्होंने गरिमा को वापस बुला लिया। फ्लैशबैक एंड। सारी बात सुनने के बाद शिवाय बोला, और राघव को तुमने कैसे यकीन दिलाया कि नित्या उसकी बेटी के बारे में जानती है? पप्पू बोला, साहब वो मैंने ही राघव से कहा कि हो ना हो नित्या मैडम ही तुम्हारी बीवी बेटी को ढूंढ रह सकती हैं, और इसी लालच में राघव ने फिर से नित्या मैम के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। राघव बोला, पप्पू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे पता ही नहीं था कि राधा और मेरी बेटी कहाँ है। मैं उन्हें ढूंढता रहा इसी उम्मीद में कि एक दिन नित्या मैडम मुझसे खुश हो जाएंगी और मुझे मेरी बीवी बच्चों को ढूंढने में मदद करेंगी। लेकिन फिर जब उन्होंने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत करना चाहा तो मैं वो सब देख नहीं पाया और मैं आपकी बेटी को बचाकर ले आया। सिवाय बोला, इसी बात का तो मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। चलो समझी जी, वो सब छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाता हूँ। राधा रोते रोते शिवाय के सामने आकर हाथ जोड़कर बोली, आप सच कह रहे हैं, मेरी बेटी वो आपके घर की रौनक बनने वाली है? शिवाय बोला, समधन जी, पहले तो ऐसे हाथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और दूसरी बात, मैं आपको और राघव को आपकी बेटी से मिलवा दूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, गरिमा के सामने कुछ मत बोलना। वो अभी नहीं जानती कि अजय और नित्या उसके असली माँ बाप नहीं है, और अगर वो जान जाएगी तो शायद खुद को संभाल भी ना पाए। मैं मिलवाऊंगा जरूर, लेकिन आप नित्या और गरिमा पर अपना हक नहीं जताएंगी। ये सुनकर तो राधा और ज्यादा रोने लगी। वो बोली, कैसी बात करते हैं रघुवंशी साहब, भला मैं अपनी बेटी को देखकर उसे गले भी न लगाऊं? शिवाय बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राधा बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतने सालों तक अपनी बेटी के लिए तरसती रही। शिवाय बोला, तो थोड़ा और तरस लो। अरे समधन जी, समझने की कोशिश कीजिए, अभी गुत्थी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है। गरिमा के सामने उसके माँ बाप का सच लाना जरूरी है, और जब तक उसके झूठे माँ बाप का सच उसके सामने नहीं आएगा तब तक आप गरिमा से दूर रहिए। राघव इमोशनल होकर बोला, हमारी बेटी की शादी है और हम उससे दूर रहें? शिवाय ने कहा, तुम्हारी बेटी की शादी है तो मैं तुम दोनों से ही कन्यादान करवाऊंगा, फिक्र मत करो, लेकिन जब तक मैं ना कहूं तब तक गरिमा के सामने नहीं जाओगे। अब राधा और राघव दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाँ में गर्दन हिलाई, और तभी राधा ने अपने आंसू पोंछकर कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। जैसे ही वो जाने को हुई वैसे ही शिवाय बोला, अब आप अकेली नहीं अपने पति के साथ जाएंगी, वरना मैं आपको आपकी बेटी से नहीं मिलवाऊंगा। राधा ने पलटकर गुस्से में राघव को देखा तो राघव तो इधर उधर देखने लगा। शिवाय ने हंसकर राधा को देखा। इतने में दिव्यांश की हंसी छूट गई। दिव्यांश ने कहा, समधन जी, मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब अगर आप दोनों पति पत्नी को अपनी बेटी से मिलना है तो एक साथ रहना पड़ेगा।
आप लोगों के जितने ही गिले शिकवे हैं वो एक ही घर में रहकर दूर कीजिए। राधा गुस्से में बोली, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी। दिव्यांश ने कंधे उचकाकर कहा, ये आपका निजी मामला है और आपका निजी डिसीजन, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गरिमा को आपसे तभी मिलने दिया जाएगा जब आप अपने पति के साथ रहेंगी। मेरे कहने का मतलब है हम आज ही आपको गरिमा से मिलवा देते हैं, लेकिन आपको अपने पति के साथ रहना पड़ेगा। कहिए, डील मंजूर है? राधा गुस्से में राघव को देख रही थी। राघव ने कंधे उचकाकर कहा, अब मुझे गुस्से में मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। हर बात का गुस्सा मुझ पर तो नहीं निकालोगी? तुम्हारी यही आदत है, तुम हर बात का गुस्सा मुझ पर ही निकालती हो। राधा गुस्से में बोली, क्योंकि तुम ही हर बात का कारण होते हो। राघव बोला, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। राधा बोली, इसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहते हैं, इसे क्लेश कहते हैं, जो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। राघव ने कहा, अभी पप्पू ने बताया ना कि किसकी वजह से क्या हुआ, उसके बाद भी तुम सीधा सीधा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। राघव और राधा दोनों के बीच में फिर से बहस जुड़ गई। शिवाय ने अपना सिर पकड़ लिया और दिव्यांश वो तो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। आखिरकार शिवाय गुस्से में बोला, बस करो तुम दोनों, बहुत हुआ। मैं यहाँ बिना बात तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और तुम लोग लड़े जा रहे हो। अरे इतना तो हमारा दिव्यांश भी भाभी से नहीं लड़ता जितना तुम दोनों लड़ रहे हो। हाथ जोड़कर कह रहा हूँ समधी एंड समधन, अगर गरिमा से मिलना है तो एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना जाओ, मैं नहीं मिलवाता अपनी बहू को किसी से। अरे अपनी बेटी से इतने सालों बाद मिलोगे तो क्या चाहते हो कि वह आप दोनों की लड़ाई देखे? राधा और राघव दोनों ही चुप हो गए। राधा ने कहा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, चलिए मुझे एक बार मेरी बेटी को दिखा दीजिए, मैं भी तो देखूं मेरी मिट्ठू बड़ी होकर कैसी लगती है। दिव्यांश बोला, एकदम परी जैसी। तभी शिवाय बोला, दिव्यांश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तभी तो हमारे युग को आपकी बेटी पसंद आई, चलिए आपको आपकी बेटी से मिलवाते हैं। इतना कहकर उसने पप्पू को देखा और बोला, अब तू भी निकल। पप्पू भी सर पर पैर रखकर भाग गया। शिवाय के सामने ज्यादा देर टिकना उसकी औकात से बाहर था। वहीं सिवाय राघव, राधा, दिव्यांश और वो आदमी जिसने ये सब सुलझाया था, ये पांचों ही बाहर आए। अगले 1 घंटे में गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रुकी। सगाई का फंक्शन लगभग खत्म हो चुका था। सिवाय और दिव्यांश दोनों ही राघव और राधा को लेकर मेंशन के अंदर आ गए। राधा ने मेंशन देखा तो देखती रह गई। वहीं राघव को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि उसकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। दोनों ने ही सिवाय की तरफ देखा तो सिवाय बोला, अब ये अमीर गरीब वाला लेक्चर मत देना, इस पूरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, ये बोरिंग लाइन नहीं सुननी। दिव्यांश ने हंसकर राघव के कंधे पर मारा और बोला, ज्यादा मत सोच, तू है तो हमारी बेटी हमारे साथ है, वरना पता नहीं क्या होता। चलो चलो, तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाता हूँ। इतना कहकर सिवाय और दिव्यांश राघव और राधा को लेकर थोड़ा अंदर आए। सीनियर रघुवंशी फैमिली सिटिंग एरिया में बैठी हुई थी। हर्षवर्धन ने उन दोनों को देखा तो इशारों में पूछा कि ये लोग कौन है। सिवाय बोला, चाचू ये हमारे फ्रेंड हैं, ये राघव और राधा हैं। राघव और राधा तो अभी भी अपनी जगह ही खड़े हुए थे और तभी हर्षवर्धन बोला, अरे राघव राधा वहां क्यों खड़े हो, आओ हमारे साथ बैठो। दोनों ही हिचकिचाते हुए आकर सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर में वहां हीर भी आ गई। हीर और हर्षवर्धन दोनों ही राघव और राधा से बात करने लगे, उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार राधा और राघव को भी उस घर में अच्छा लगने लगा। और तभी वहां अनिरुद्ध आया। उसने राघव को देखकर कहा, अरे राघव भैया आप यहाँ, और ये कौन है, राधा भाभी? राघव ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध राधा को देखकर बोला, भाभी आपको पता है राघव भैया आपको कितना याद करते थे, बहुत याद करते थे। राधा ने एक नजर राघव को देखा, फिर अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। वैसे आप दोनों यहाँ? शिवाय ने कहा, मेरे दोस्त हैं। अनिरुद्ध को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि राघव शिवाय का फ्रेंड नहीं है। शिवाय बोला, तुम जरा यहाँ साइड में आओ। अनिरुद्ध शिवाय के पास चला गया। शिवाय अनिरुद्ध को लेकर बाहर चला गया और उसने वहां उसे सब कुछ सच सच बता दिया। सारी बात सुनने के बाद अनिरुद्ध बोला, मतलब गरिमा इनकी बेटी है? ओ माय गॉड। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ राघव और राधा बैठे तो थे, लेकिन उनकी नजरें कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ही ढूंढ रही थी। शिवाय अब अनिरुद्ध को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। फिर उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, युग कहाँ है? हर्षवर्धन ने कहा, अपनी बीबी को मेंशन दिखाने गया है। शिवाय भी हंसकर बोला, एक मौका नहीं छोड़ता ये लड़का। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा को लेकर अपने कमरे में खड़ा था। कमरे को देखकर बोला, देख लो, शादी के बाद तुम्हें यही आना है।
गरिमा उस कमरे को देख रही थी। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कमरा था। उसे कमरे में जो डबल बेड था, उसे बेड के ऊपर एक बड़ी सी फोटो थी। वह फोटो किसी और की नहीं, गरिमा की थी। एक सेकंड के लिए तो गरिमा धड़कन एक बार फिर जोरों से धड़कने लगी। उसने इमोशनल होकर युग को देखा। गरिमा जैसे ही कुछ बोलने को थी, युग ने अपनी एक उंगली उसके होंठों पर रख दी और बहुत प्यार से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? गरिमा ने नाम में गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। गरिमा ने नम आंखों से हल्की सी नामे गर्दन हिला दी और अगले ही पल युग जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो सच में। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी। युग बोला, सच में तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? गरिमा ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। युग बोला, बिल्कुल सही लगता है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, बस मैं तो तुम्हें परेशान करने के लिए शादी कर रहा हूँ, ताकि जब मेरा और तुम्हारा डाइवोर्स हो तब तुम ये चालाकियां किसी दूसरे लड़के पर ना आजमाओ। गरिमा की आंखों में पहले ही पानी था। युग की बात सुनकर उसके आंसू टपकने लगे। युग बोला, यार तुम प्लीज रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम्हारे आंसू गिरते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इतना कहकर उसने गरिमा के आंसू अपने अंगूठे से साफ किए। गरिमा ने अब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो पलटकर जाने लगी तो युग ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गरिमा युग के सीने से जा लगी। युग ने अपनी दोनों बाहें गरिमा पर लपेट ली और आंखें बंद कर ली। वो गरिमा के प्रेजेंट को महसूस कर रहा था। फिर वो बहुत प्यार से बोला, पूरा दिन ऐसे ही चला गया, तुम्हें ठीक से गले भी नहीं लगा पाया। गरिमा उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे युग उसे पागल कर देगा। पल में सोला पल में मासा, युग उसकी समझ से बाहर जाता जा रहा था। गरिमा अपने ही ख्यालों में थी कि युग बोला, क्या सोच रही हो? यही कि मैं गिरगिट की तरह रंग बदलता हूँ? इतना कहकर उसने हल्का सा झुक कर गरिमा को देखा तो गरिमा उसे ही हैरानी से देख रही थी। युग ने अपनी एक उंगली गरिमा की नाक पर हल्की सी टैप की और बोला, तुम जो मेरे बारे में सोचती हो ना, बिल्कुल ठीक सोचती हो, और मुझे अच्छा लगता है कि तुम बस मेरे बारे में सोचती रहती हो। सोचो सोचो, अच्छे से सोचो। जब तक तुम्हें मेरा बिहेवियर समझ आएगा ना, तब तक तो मेरा और तुम्हारा डाइवोर्स भी हो जाएगा। गरिमा अब भी कुछ नहीं बोली। युग ने उसे कुछ भी बोलने लायक नहीं छोड़ा था। युग कुछ देर तक गरिमा को ऐसे ही पकड़े खड़ा रहा। आखिरकार गरिमा ने हिम्मत करते हुए कहा, छोड़ो युग, अब मुझे जाना है। युग बोला, बहुत जल्दी है मुझसे दूर जाने की? गरिमा ने एक बार फिर हैरानी के साथ साथ गुस्से में युग को देखा तो युग ने गरिमा के माथे को चूम कर कहा, इस गुस्से को बचाकर रखो, शादी के बाद बहुत काम आने वाला है। ये मत समझना कि मैं तुम्हें आराम से माफ कर दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो कोर्ट रूम में सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया तो तुम मुझसे बच जाओगी? बचोगी तो नहीं बीवी। अब गरिमा को गुस्सा आने लगा। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, तुम मुझे पागल कर दोगे युग। युग ने कहा, पहले पागल तुमने किया था ना, तुम मुझे छेड़ती और ना मैं ऐसा होता। अगली बार किसी को छेड़ने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना। गरिमा भी गुस्से में बोली, युग तुम कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे हो। युग ने कहा, इसे टॉर्चर नहीं कहते बेबी, ये तो युग का प्यार करने का स्टाइल है, तुम नहीं समझोगी। इतना कहकर उसने अपने एक हाथ से गरिमा के चेहरे को प्यार से भरा और उसके चेहरे को हिलाता हुआ बोला, वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। कहकर उसने एक बार फिर गरिमा के माथे को चूम लिया और तभी दरवाजे से आवाज आई, युग तुम्हें और गरिमा को सब नीचे बुला रहे हैं। युग ने दरवाजे पर देखा तो रूही खड़ी थी। युग बोला, अरे माँ, आप वहां क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना। रूही बोली, पहले तुम गरिमा को लेकर नीचे जाओ। युग बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो? आपकी बहू को कमरा ही तो दिखाने लाया था। रूही ने गुस्से में युग को देखा और फिर गरिमा को देखकर बोली, पसंद आया तुम्हें युग का कमरा? गरिमा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर जाने लगी। गरिमा पूरी तरह से बाहर जाती उससे पहले ही रूही ने गरिमा का हाथ पकड़ लिया और युग को देखकर बोली, तू जा, मुझे सिवाय भाई बहुत देर से बुला रहे हैं। युग वहीं खड़ा रहा, वो रूही को ही देख रहा था। अगले ही पल रूही ने एक हाथ उठाकर युग के गाल पर हल्का सा चाटा मारा और बोली, इस बार हल्का मारा है, अगली बार तेज मार दूंगी, चुपचाप जा। युग ने कहा, गरिमा का हाथ छोड़ दो, क्यों पकड़ लिया? रूही गुस्से में बोली, मेरा दिमाग मत खराब कर, तू जा यहाँ से। युग ने कहा, आप गरिमा से क्या बात करेंगी? आपने गरिमा का हाथ क्यों पकड़ा है? रूही बोली, मुझे गरिमा से बात करनी है। युग ने कहा, गरिमा से क्या बात करनी है? रूही ने इस बार एक और थप्पड़ युग के गाल पर जड़ते हुए कहा, बताऊं तुझे क्या बात करनी है? निकल यहाँ से, जाएगा या एक और चाटा मारूं? युग थोड़ा सा आगे गया। इतने में रूही ने युग की कमर पर दो और मार दिए और बोली, निकल यहाँ से, सांड सा हो गया है लेकिन अक्ल नहीं है। पहले ही दिन इसे रुला दिया, अगर तू ही इसे इतना रुला देगा तो मैं क्या करूंगी? युग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर बोला, क्या बात है माँ?
माँ बेटा मिलकर टीवी सीरियल वाले किरदार बन जाएंगे और फिर इस अबला नारी को बहुत परेशान करेंगे। दिखाया इसने ऐसे ही है कि ये अबला नारी है, लेकिन मेरे दिल से कांचों की तरह खेली है ये। रूही बोली, तू जाएगा युग? अब युग बिना कुछ कहे वहां से चला गया और सीधा शिवाय के पास सीटिंग एरिया में आया, जहां राधा और राघव कब से अपनी बेटी को देखने के लिए तरसती हुई आंखों से मिंसन को देख रहे थे। युग ने राघव और राधा को देखा और फिर शिवाय को। शिवाय बोला, मेहमान दिख नहीं रहे, पैर छूने के लिए कहना पड़ेगा। युग थोड़ा सा आगे आया और उसने पहले राघव के पैर छुए और फिर राधा के और फिर अपने सिर को खुजाकर बोला, आपको मैंने कहीं देखा है? और तभी राधा धीरे से और प्यार से बोली, मैं अनाथ आश्रम में सरगम के साथ। और तभी युग बोला, हाँ हाँ हाँ, आप राधा दीदी हैं जो अनाथ आश्रम की लड़कियों को संभालती हैं। राधा ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी शिवाय बोला, राधा जी ये है युग। राधा बोली, भाई साहब मैं जानती हूँ ये कभी कभी सरगम को अनाथ आश्रम छोड़ने आते हैं। शिवाय बोला, यही है जिसकी शादी गरिमा से हो रही है। ये सुनकर राघव और राधा दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके तो जैसे भाग्य ही खुल गए थे। इतने सालों बाद उन दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आई थी। वैसे भी तो माँ बाप बच्चों के लिए ही जीते थे और युग को देखकर तो उनके दिल को बहुत तसल्ली महसूस हुई। एक सेकंड के लिए तो दोनों की आंखें नम हो गई और तभी शिवाय ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई, जैसे कहना चाहता हो कि आप दोनों को तो इमोशनल होना भी बैन है। वहीं युग आकर शिवाय के पास बैठ गया और बोला, कहिए मामा जी आपने बुलाया? शिवाय ने कहा, तू क्या सारा दिन गरिमा के साथ ही रहता है? तुझे शर्म नहीं आती? कुछ दिनों बाद तो शादी करके यहीं आ जाएगी। युग ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हद हो गई मामा, आप इस उम्र में मामी के आसपास घूमते हो और मैं अपनी गरिमा को घर भी ना दिखाऊं। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आर्या जो कि वहीं खड़ी हुई थी वो बोली, युग यहाँ तो तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे मामा के पास मेरे लिए टाइम ही कब है? कहकर उसने शिवाय को देखा। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि आर्या उससे नाराज हो चुकी है। आर्या का नाराज होना लाजमी भी था। शिवाय पूरी फैमिली को संभालता था, अगर किसी को नहीं संभालता था तो वो था उसका खुद का रिश्ता। और आर्या हर बार यही सोचकर समझ जाती थी कि शिवाय पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिवाय ने युग को देखकर कहा, तेरी वजह से मेरी वजह से क्यों होती? अब मैंने क्या कर दिया? यार मामू हर बात का मेरे ऊपर पर्चा मत फड़ा करो। शिवाय ने आर्या की तरफ देखा तो आर्या तो वहां से चुपचाप चली गई। फिर वो कमरे में आई, उसके आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू साफ किए और गुस्से में सामने रखी शिवाय की बड़ी सी फोटो को देखकर बोली, शिवाय आपको मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता? आज पूरे फंक्शन में सब फोटो ले रहे थे, बस एक आप और दिव्यांश जीजू थे जो वहां नहीं थे। पता नहीं कब आपको सब कुछ समझ आएगा और कब मैं सब कुछ ठीक होने का इंतजार करूंगी। वहीं दूसरी तरफ रूही ने गरिमा से कहा, मेरा युग बहुत अच्छा है। गरिमा बोली, हाँ मैं जानती हूँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा, इसलिए एक भी मौका नहीं छोड़ता मुझे रुलाने का। रूही बोली, लेकिन वजह भी तो तुमने ही दी है। गरिमा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चिल्लाते हुए बोली, अगर आप अपने बेटे से कहेंगी कि बेटा तुम्हारी मासी को उन्होंने मार दिया, जाकर उन आदमियों को मार मार आओ, तो क्या आपका बेटा आपके कहने पे उन्हें मार के नहीं आएगा? आपका बेटा आपकी बात माने तो वो आज्ञाकारी बेटा हो गया और मैंने अपने माँ बाप की बात मानी तो मैं बुरी हो गई, चुड़ैल हो गई, डायन हो गई और भी ना जाने आपका बेटा मुझे क्या क्या कहता है। रूही को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, गरिमा औकात से बाहर जा रही हो, अपने लिमिट में रहो। तुम जिसकी बेटी हो ना उसे हमारे घर में कोई पसंद करता है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने मेरे पति पर कितने डोरे डाले हैं। इससे ज्यादा बताऊंगी तो तुम्हारे कान बंद हो जाएंगे। एक नंबर की घटिया और गिरी हुई औरत है तुम्हारी माँ, और तुम्हारा वो बाप, उसके तो पता नहीं कितने औरतों के साथ रिलेशन है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। गरिमा, और क्या कहा तुमने कि मेरा बेटा मेरी बात मानेगा? तो आज्ञाकारी बेटा हो गया है। पहली बात तो मैं अपनी किसी भी दुश्मनी में अपने बच्चों को नहीं घसीटूंगी, और दूसरी बात, मेरा बेटा सही और गलत का पता लगाने की कोशिश करेगा, आंख बंद करके मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। और ना ही मैंने अपने बेटे को मम्मा बॉय बनाया है। लेकिन तुमने तुमने क्या किया? बिना सोचे समझे मेरे बेटे के दिल से खेलती गई। गरिमा ने भी गुस्से में कहा, मैं आपके बेटे के दिल से नहीं खेली। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे प्यार करती हूँ। वो ही अपने मन में ना जाने क्या क्या सोचकर बैठ गया। लेकिन आपको क्यों फिक्र हो रही है? अब ले तो रहा है मुझसे बदला। वैसे भी तो रघुवंशी फैमिली में मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए तो मुझे इस घर में लेकर आ रहे हो कि कुछ दिनों तक आपका बेटा मेरे साथ खेलेगा और उसके बाद मुझे रघुवंशी मेंशन से बेइज्जत करके बाहर निकाल देगा। अपने बेटे की जरूरत पूरी करने के लिए ही तो मुझे। गरिमा ने गुस्से में इतना ही कहा था कि रूही ने खींच कर एक चाटा उसके गाल पर जड़ दिया और गरिमा का चेहरा एक तरफ हो गया।
गरिमा ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और नम आंखों से अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करती हुई कहने लगी। रूही की तरफ देखा तो रूही ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, मेरा बेटा लाख बुरा सही लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं कि तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे साथ कुछ करे। अगले ही पल रूही ने गरिमा की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ हल्का सा खींचा और गुस्से में बोली, जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन खून के आंसू रोओगी तुम। तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जैसा कहा है और तुमने मान लिया, खुद को दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। मैं भी किसे समझा रही हूँ। नित्या की बेटी को अपनी माँ और बाप के बारे में कभी जानने की कोशिश की? तुम्हारा बाप कहीं मुंह मारता और तुम्हारी माँ कहीं मुंह मारती। ये सुनकर गरिमा भी चिल्लाकर बोली, खबरदार आंटी, अगर आपने मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी गलत कहा। इतना कहकर उसने भी अपनी एक उंगली रूही को दिखाई। रूही ने अपनी उंगली गरिमा की उंगली से टच की और उसकी उंगली नीचे करती हुई बोली, चिल्लाओ मत, मेरे घर में खड़ी हो ये रौब जाकर अपने बाप को दिखाना। मुझे नहीं, मैं तुम्हारे और युग के रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन युग की जिद के आगे हम पूरी फैमिली झुक गए। अगले ही पल रूही ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और गरिमा को देखकर बोली, देखो बातों को समझो, जो हो गया उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना और युग का रिश्ता सुधारने की कोशिश करो। गरिमा ने इस बार एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो सोचती थी युग ही एक नंबर का एक्टिंग बाज है, लेकिन आप तो उनकी गुरु निकली। युग ने ये सारी एक्टिंग आपसे सीखी है। पल में 16 पल में मासा, गिरगिट की तरह रंग बदलता है युग, और अब आपको ही देख लो। अभी आप थोड़ी देर पहले तो मुझ पर चिल्ला रही थी, मुझे डांट रही थी, मेरी गलतियां गिनवा रही थी, और अभी देखो कितनी जल्दी पलट गई। मानना पड़ेगा। इतना कहकर गरिमा ने भी अपने दर्द के साथ 2 बार ताली बजाई। रूही एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें समझाना बेकार है, तुम नहीं समझोगी, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन तुम मेरे पास आओगी और मैं ही तुम्हें चुप करवाऊंगी, मैं ही तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैं ही तुम्हें प्यार रखूंगी। इतना कहकर रूही उस कमरे से जाने लगी तो गरिमा बोली, भूल जाइए आंटी, मैं अपने दर्द के साथ मरना पसंद करूंगी, लेकिन आपके और आपके बेटे का सहारा मुझे नहीं चाहिए। रूही के चलते हुए कदम रुक गए। उसने पलटकर गरिमा को देखा और बोली, ठीक है, देखते हैं। रूही गुस्से में बाहर ही आई थी कि शिवाय ने जोर से कहा, रूही, गरिमा कहाँ है? उसे बुलाओ, किसी से मिलवाना है। रूही एक कदम कमरे की तरफ बढ़ी, उससे पहले ही गरिमा बाहर आ गई। उसने अपने आंसू अच्छे से साफ किए और रूही को क्रॉस करती हुई आगे चली गई। रूही ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एटीट्यूड तो इसका उससे भी ज्यादा है, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।